हेलो एवरीबॉडी। ये वाला चैप्टर होगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये चैप्टर में एक वीडियो में आपको ए टू जेड सब कुछ पता लग जाएगा। मैं इसको पार्ट से नहीं कर रहा हूं, तो एक आध घंटे का सेशन होगा। यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ए टू जेड पता लग जाएगा। बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट हर एक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे स्विंग ट्रेड करने के लिए। क्या है ना, डेली ट्रेडिंग हम जो करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, हर एक अलग जगह पे होता है, अपने जगह पे होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हर एक ट्रेडर करना पसंद करता है, क्योंकि ये हेक्टिक फ्री होता है। हेक्टिक फ्री, इनमें स्क्रीन ऑन टाइम कम रहता है। आपने एक स्टॉक निकाला, आपने एक ट्रेड निकाला, आप ट्रेड पे बैठ गए, आराम से आप बैठ गए। तो स्विंग ट्रेडिंग हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब कुछ ये चैप्टर में क्लियर करेंगे। और सेम टू सेम, क्योंकि एवर गोइंग आपका ये कोर्स है, 6 महीने का वैलिडिटी है, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, मेरा फ्रंट टेस्टिंग का रिजल्ट और अच्छा आता रहेगा। मैं आप लोगों के साथ ये वाला चैप्टर में जरूर शेयर करूंगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, अभी फिलहाल फोकस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होगा। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिक को छोड़ देता हूँ जी, क्या है नहीं है, कितना टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, ये सब छोड़ के मैं प्रॉपर एनालिसिस पे आता हूँ। कैसे आपको एनालिसिस करना होगा स्विंग ट्रेडिंग में, कैसे आप स्टॉक्स निकालेंगे, जो बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, आपको कैसे ट्रेड निकालना है, क्वालिटी ट्रेड, कैसे क्या क्या मेथड्स देखना है, क्या स्ट्रेटजीज होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हर एक चीज का अलग अलग सिस्टम होता है, तो एक बात याद रखिएगा, ये सब कुछ सिस्टमोलॉजी है। तो मतलब 100% कुछ नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉसेस होता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी एसएल आपको लेना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइमिंग ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट ही होगा। नहीं, हो सकता है ओवरनाइट कुछ ऐसा न्यूज आ जाए, आपका ओवरनाइट पोजीशन है, हो सकता है एक हफ्ते बाद ऐसा कुछ न्यूज रिलाई हो जाए जहां पे आपको दिक्कत आ सकता है, तो उस जगह पे आपको लॉसेस लेना पड़ेगा। तो एसएल हमेशा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में आपको बताया हूं, ये भी वही बताऊंगा कि एसएल को लगा के ही स्विंग ट्रेडिंग किया कीजिए। ठीक है, ओके, फोकस करते हैं। और जो भी आप जानते हैं आधा घंटा एक घंटे के लिए उसको भूल जाइए और फोकस कीजिए मैं आपको जो बता रहा हूं। उसके बाद आप खुद दोनों तराजू पे लेके डिसाइड कीजिएगा क्या आपको ओल्ड मेथड पे जाना है या न्यू मेथड पे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, ओके। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, लोग जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसी को कभी कभी भूल जाते हैं। पता है क्या? इसका नाम स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। 1 स्विंग टू 2 स्विंग, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता स्विंग ट्रेडिंग में। एक स्विंग से नेक्स्ट स्विंग तक आपका टारगेट होता है। कभी कभी लोग मिडिल में निकल जाता है, कभी कभी ग्रीडी हो जाते हैं, तो बहुत सारे चीजें आ जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, हेंस द नेम स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग होगा हमारा चैप्टर। ओके, टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग बहुत सारे टाइम फ्रेम में यूज होता है। वीकली हो गया, डेली हो गया, 4 आवर्स हो गया। ठीक है, लोग 8 आवर्स भी देखे हैं मैंने करते हुए, लोगों को मैंने 75 मिनट्स का भी देखा है। लेकिन मैं आपको दो ही टाइम फ्रेम दूंगा। दो टाइम फ्रेम दूंगा। नंबर 1 हो जाएगा डेली। डेली टाइम फ्रेम से ऊपर स्विंग ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। और नंबर 2 हो जाएगा 4 आवर्स। ये दो जो 4 आवर्स और डेली का टाइम फ्रेम है, इससे बेटर स्विंग ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा। 1 आवर को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 1 आवर में स्विंग ट्रेडिंग। 1 आवर में जो नॉइज आता है स्विंग के लिए, वो ठीक नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके एनालिसिस करना, तो छोटे मोटे नॉइजेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। 1 आवर में एम पैटर्न से अगर आप डर रहे तो वो स्विंग ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि 1 आवर का एम पैटर्न हो सकता है थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाए तो 4 आवर्स में एक नॉर्मल कैंडल बन जाए। लेकिन 4 घंटे के बीच में ये एम पैटर्न हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोटे नॉइजेस को। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर्स टाइम फ्रेम। एनालिसिस आप वीकली टाइम फ्रेम से चालू कर सकते हैं कि वीकली में आपने ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रेंथ सब कुछ देखा, लेकिन ट्रेड लेने के टाइम पे डेली और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ही आपका साथी होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, ओके, सब कुछ हटा देता हूं। ओके, ये हो गया, हमने टाइम फ्रेम के बारे में बता लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्विंग ट्रेडिंग में, स्विंग, ये हमने जान लिया। अभी आपको चीजों को समझना है कि कब स्विंग ट्रेडिंग करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज देखिए। मैं आपके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स दे देता हूं। ठीक है, पहले मैं डूज दूंगा। ठीक है, डूज दूंगा, और राइट साइड में मैं डोंट्स दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में डोंट्स दूंगा मैं। ठीक है, तो पहले हम डोंट्स से बात कर लेते हैं। डोंट्स, नंबर 1 चीज, अगर इंडेक्स, मतलब पहला इंडेक्स आपका हो जाएगा निफ्टी। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका निफ्टी। ये इंडेक्स के ऊपर कुछ नहीं होगा। तो अगर निफ्टी बेयरिश है तो स्विंग ट्रेड आपका सक्सेस का रेशियो ऑलरेडी 50% डाउन हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखेगा, ये डोंट है।
कि स्विंग ट्रेडिंग आपको कब नहीं करना है, जब निफ्टी बियरिश रहेगा तब आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है। अब निफ्टी कैसे बियरिश रहता है वो तो आप एसएमसी से निकाल ही पाएंगे कि अगर निफ्टी में आपको एसएमसी में दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और निफ्टी अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है और डाउन ट्रेंड में कॉन्स्टेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आ रहा है, तो जितना ही भले निफ्टी सपोर्ट के आसपास आ जाए, जब तक निफ्टी में फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आएगा तब तक हम वहां पे स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी हमें बुलिश चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग। क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर निफ्टी बेयरिश में आप स्विंग ट्रेडिंग लेंगे, सपोज निफ्टी बेयरिश है लेकिन उसका भी तो एक सपोर्ट है, सपोज निफ्टी इस तरह से अब बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के सामने आ गया और यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा घूमने की कोशिश कर रहा है, तब आपने कोई स्विंग ट्रेड ले लिया, तो क्या होगा ना, आपका स्विंग ट्रेड 2-3% जाएगा, निफ्टी ऊपर ज्यादा खींच लेगा इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से, और निफ्टी जब गिर जाएगा आपका ट्रेड 5-6% गिर जाएगा, आपका एसएलईट होगा। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग का टाइम होता है। टाइम क्या है, स्विंग ट्रेड को आपको कभी भी निफ्टी अगर बेयरिश हो तब नहीं करना है, ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिक चीजें लोग भूल जाते हैं, कभी भी स्विंग ट्रेड में घुस जाते हैं, हैमर मिला, डब्ल्यू मिला, घुस गए। नो, डोंट डू दैट, कंट्रोल योर इमोशन। स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरी टाइम, इसलिए उसका नाम स्विंग ट्रेडिंग है। आप 2 महीने में 40% बना लेंगे तो 2 महीने आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से पोजिशन और रिस्क मैनेज होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग जब भी निफ्टी नेगेटिव होगा तब आपको देखना नहीं है, ठीक है। ओके, डूज क्या है, सेक्टर इंडेक्स, सेक्टर इंडेक्स एनालिसिस, ठीक है, ये नंबर 1 डूज है जो लोग करते तक नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर मान लेते हैं लोगों को अच्छा लग रहा है कि मान लेते हैं जेके टायर लोगों को अच्छा लग गया स्विंग ट्रेडिंग में, वो लोग देखेंगे भी नहीं कि निफ्टी बेयरिश में है कि नहीं, ट्रेड ले लेंगे, और वो लोग देखेंगे भी नहीं कि टायर इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्रीज का सेक्टर एनालिसिस क्या बोल रहा है। मान लेते अपोलो टायर ट्यूब्स या मान लेते बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो में एक हैमर बना है, तो लोग क्या करेंगे, बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बजाज ऑटो को बाई कर लेंगे, बजाज ऑटो 2% ऊपर जाएगा, गिर जाएगा। वेरएज आप अगर जाके उसका ऑटो सेक्टर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर बेयरिश है, वहां पे स्विंग ट्रेड बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं आता है, ठीक है। मतलब डूज क्या हो जाएगा, जो भी आपको स्टॉक पे ट्रेड करना हो, अगर आपको रिलायंस पे करना हो तो आपको ऑयल इंडस्ट्रीज देखना पड़ेगा, अगर आपको पेपर में करना है तो पेपर इंडस्ट्रीज देखिए, कॉटन में करना है तो कॉटन इंडस्ट्रीज देखिए, ठीक है, टेक्सटाइल में करना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखिए, सीमेंट देखना है सीमेंट इंडस्ट्रीज देखिए, मेटल देखना है तो मेटल इंडस्ट्रीज देखिए, अगर आप टायर में कर रहे हैं, ट्यूब्स में कर रहे हैं, ऑटो में कर रहे हैं तो ऑटो इंडस्ट्रीज देखिए, फार्मा है फार्मा इंडस्ट्रीज, आईटी है आईटी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो है हमारे पास, सेक्टर तो बहुत है, एफएमसीजी से लेके मेटल से लेके सेक्टर भरा पड़ा हुआ है। ये सेक्टर का इंडेक्स क्यों दिया हुआ है, आप मेरे को बताइए, सेक्टर का इंडेक्स क्यों देते हैं, सेक्टर का इंडेक्स पे एनालिसिस क्यों ना करें हम। अगर आपके पास एक चार्ट है उसको इस्तेमाल कीजिए। लोग ये भूल जाते हैं, पूरी तरीके से लोग भूल जाते हैं कि सेक्टर का एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आरए किया है तो मैं ये आपको बता सकता हूं सेक्टर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे। तो डूज क्या हो जाएगा, सेक्टर का इंडेक्स एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा, ये डूज है। आप ऐसा दिमाग से सोच लीजिए कि ये इजी गेम होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग की। आप आए स्क्रीन के सामने, आपने इस तरह से बैठा, आपको एक स्टॉक दिखा, आप घुस गए, आपको, क्योंकि क्या है ना, आप यहाँ पे 1-2% नहीं निकल रहे, आप 10% 15% निकाल रहे। अब 15% लोगों का साल पे आता है, साल पे बैंक का एफडी रेट आता है 6%, 10% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा है। मतलब ऐसा माना जाता है कोई भी एडवाइजर या फिर कोई भी व्यक्ति अगर साल में 10-12% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो वो फिनेंशियली स्टेबल है और वो फिनेंशियली एडुकेटेड है। इतना पावर है उसके पास कि वो 10% तक मार्केट से निकाल सकता है। तो 10% का इतना वैल्यू है, तो आप वहां पे स्विंग ट्रेडिंग में 10-15-20% निकाल रहे, तो आप इतना सा एफर्ट देंगे कि आएंगे स्टॉक दिखेंगे ले लेंगे, तो होगा नहीं। स्विंग ट्रेडिंग इज अ टफ गेम। क्या है ना, 2021 में बुल रन था, वहां पे लोग क्या करते थे, हर एक दिन एक स्टॉक, टाटा मोटर उठा लिए 25% ले लिए बुक, ये उठा लिए वो उठा लिए, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे कोर्स आ गए कि हाँ चलो इजीली स्विंग ट्रेड में 20-25% बन जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेड बहुत हार्ड गेम में होता है, और स्विंग ट्रेड हार्ड इस तरह से होता है कि स्टॉक ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक बार स्टॉक मिल गया फिर वो इजी गेम हो जाता है, आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड कौन सा ट्रेड हो जाएगा जहां पे आपको सेक्टर एनालिसिस डूज है, और दिमाग से ये हटा लीजिए कि 5 मिनट का एनालिसिस होने वाला है। स्विंग ट्रेड में आपको स्टॉक निकालने में हो सकता है पूरा 2-3 घंटे चार्ट के सामने बैठने रहना पड़े, तो ये इसके लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। डोंट्स क्या है, निफ्टी अगर बियरिश होगा तो वी वोंट ट्रेड, और डूज क्या हो जाएगा, पहला डूज कि सेक्टर का हमें एनालिसिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डोंट्स क्या हो जाएगा, डोंट होगा कि डोंट यूज इलिक्विड
काउंटर, ठीक है। ये आपका सेकंड डोंट है, डोंट यूज इलिक्विड काउंटर। लिक्विड इलिक्विड क्या है? जो स्टॉक इलिक्विड है उस पे आप स्विंग ट्रेडिंग करने मत जाइए, उसमें आपका फंसने का चांसेस बहुत हद तक हाई हो जाएगा अगर वो सर्किट मारने लगा। अब सर्किट हो गया तो बढ़िया है, आप निकल गए एक आध बार, लेकिन अगर लोअर सर्किट में आ गया तो आप निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। डोंट यूज इलिक्विड काउंटर, ये चीज पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। मान लेते एक न्यूज आ गया फलाना ढमकाना शेयर, ठीक है, ये एबीसी शेयर लिमिटेड, अब उसका लिक्विडिटी बहुत लो है, उसमें लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, ये वाला टेक्निकल पैटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे है, और एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऐसे जा रहा है और ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, ऐसे जा रहा है, ऐसे भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ का एसएल आपका टारगेट यहाँ तक का, ये स्विंग ट्रेड होगा। और ये एक एबीसी काउंटर है जो कि इलिक्विड है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो इलिक्विड है, ये पैटर्न बनाना एक मैनिपुलेशन जैसा हो जाएगा, एक ऑपरेटर के लिए बाएं हाथ का खेल होगा क्योंकि इलिक्विड है काउंटर। तो ये पैटर्न बनाया गया हुआ है, इतना इलिक्विड है, आप यहाँ पे जैसे हेवी क्वांटिटी एंट्री करेंगे, मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स आ जाए, फिर नया पैटर्न बना दे। तो इलिक्विड काउंटर मैनिपुलेटिव होता है, इलिक्विड काउंटर में डू नॉट एंटर अनलेस एंड अनटिल आप बहुत प्रो प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेवर, डोंट यूज इलिक्विड काउंटर्स, ठीक है, ओके। नंबर 2 डूज क्या हो जाएगा? डू चेक वॉल्यूम, ठीक है, डू चेक वॉल्यूम, मतलब कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कौन सा दिन इंक्रीज हुआ सबसे ज्यादा, वॉल्यूम कौन सा दिन सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ। जैसे मैंने वॉल्यूम के चैप्टर में आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग जाएंगे तो आप लोग वहां पे देखने को आप लोगों को मिलेगा, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा भी है वॉल्यूम वाला चैप्टर में, कैसे हमने डिस्कस किया है वॉल्यूम को कैसे एनालिसिस करना है। और स्विंग ट्रेडिंग में वहां पे भी ग्लिम्स था स्विंग ट्रेडिंग का, कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग में लास्ट स्विंग्स को पकड़ के चलना है, लास्ट वॉल्यूम वाला जगह को देख के चलना है। तो ये सारी चीज वॉल्यूम को आपको चेक करके चलना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग में, वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन कैसा आ रहा है मार्केट पे, ठीक है। ये नंबर 2 हमारा डूज हो जाएगा, ओके। नंबर 3 डोंट्स क्या हो जाएगा? नेवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, नेवर एवर प्ले, मैं प्ले बोल रहा हूं, आप ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है, नेवर एवर ट्रेड में बोल देता हूं, इसको मैं इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, 3 नंबर को इस तरफ कर देता हूं, नेवर ट्रेड इन न्यूज स्टॉक्स। ये बात लोग बार बार भूल जाते हैं, नेवर ट्रेड इन न्यूज स्टॉक्स, क्योंकि न्यूज मतलब न्यू नहीं, नया वाला नहीं बोल रहा हूं, न्यूज मतलब जो न्यूज में आता है, ठीक है, जो विचारों में आता है लोगों का, जहां पे टीवी में स्क्रीन में न्यूज में जो स्टॉक्स आता है, नेवर एवर ट्रेड इन न्यूज स्टॉक्स, ठीक है, ये बात याद रखेगा। हाँ, कोई रिसर्च एनालिस्ट टीवी में आके आपको रिकमेंड कर दिया, वो अलग बात है, वो आप रिकमेंडेशन आपने सुना, आपने खुद का रिसर्च किया, उसके बाद आप ले सकते हैं, बाई करे सेल करे अलग बात है। लेकिन कोई स्टॉक का न्यूज आने वाला है, मान लीजिए रिसर्च रिपोर्ट आने वाला है, मान लीजिए अर्निंग आने वाला है, मान लीजिए कुछ और आने वाला है जो कि अनश्योर है, बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, तो न्यूज बेसिस स्टॉक्स पे कभी भी स्विंग ट्रेड करने मत जाइए। ओवरनाइट ऐसा न्यूज आएगा, जिंदगी खराब हो जाएगा मेरे दोस्त, आप निकल नहीं पाएंगे। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इस तरह का स्टॉक्स पे जब न्यूज के पहले मैंने अपने क्लाइंट्स का ट्रेड सौदा दिया था, जोर जबरदस्ती बहुत बार समझाने के बाद भी स्टॉक्स एक एक दिन में 12-14% गिरा था, काट नहीं पाए अपना सौदा और 3 महीने तक पोजीशन को होल्ड कर बैठे और बहुत ज्यादा घाटा में, नुकसान में उसको सेल करना पड़ा। तो इसीलिए कभी भी न्यूज वाले स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नंबर 3 डूज क्या हो जाएगा? डू डाइवर्सिफाई, छोटा बट बहुत पावरफुल टूल है ये, डू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई मतलब 10-20 स्टॉक लेना नहीं है, डू डाइवर्सिफाई मतलब आपने सेक्टर एनालिसिस कर लिया कि ऑटो इंडस्ट्रीज अच्छा है, आपने निफ्टी एनालिसिस कर लिया कि निफ्टी बेयरिश नहीं है, दोनों में टिक आ गया, ठीक है, आपने टाटा मोटर्स निकाल लिया, टाटा मोटर्स का आपने शेयर निकाल लिया, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस बता रहा हूं मैं रेफरेंस के लिए, टाटा मोटर्स का शेयर आपने निकाल लिया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है और आप ये ब्रेकआउट पे एंट्री किए, यहाँ का आपका एसएल है, नेक्स्ट टारगेट 1:3 का आपका टारगेट है, आपने टाटा मोटर्स पे यहाँ पे एंट्री किया, आपने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो रहा है और जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, आपने देखा टाटा मोटर्स इलिक्विड नहीं है तो यहाँ पे भी टिक है, टाटा मोटर्स पे कोई न्यूज नहीं है, ये भी टिक है, तो आपको अभी क्या करना है, सब में टिक आ गया तो अभी आपको डाइवर्सिफाई करना है। मतलब टाटा मोटर्स आप जब ले रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा है, तो आप इसको फुल क्वांटिटी ना लेके 60% क्वांटिटी लेंगे, 60% क्वांटिटी लेंगे,
20% आप होल्ड करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 60% क्वांटिटी आप तुरंत डिप्लॉय करेंगे, 20% होल्ड करेंगे। तो बाकी 20% कहां जाएगा? बाकी 20% सेम सेक्टर का टॉप स्टॉक आप ले लेंगे। मान लेते हैं टाटा मोटर्स आप ले रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आइशर मोटर्स क्या हुआ है? आइशर मोटर्स अभी डे हाई पे, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो लोग क्या गलती कर देते हैं ना, ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये और नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्त, भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाओ, वही हमेशा रेस जीतता है। जो महंगा है वो और महंगा होता जाएगा, जो सस्ता है वो और सस्ता होता जाएगा। अ प्राइस इज नेवर टू हाई फॉर अ बुल एंड अ प्राइस इज नेवर टू लो फॉर अ बियर। रिमेंबर दिस गोल्डन वर्ड्स, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर स्टॉक का सब कुछ आ गया तो 60%, आप 100 रुपए लगाने वाले थे, 60 रुपए लगाएंगे। 20 रुपए आपका होल्ड है टाटा में ही लगाने के लिए, और बाकी 20 रुपए आप उसी सेक्टर का टॉप स्टॉक ले लेंगे। इससे क्या होगा? आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। टाटा अगर एक आध दिन रुक गया, एचआर अगर चला गया तो आपको खुशी मिलेगा, और अगर टाटा निकल गया, एचआर रुक गया, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और अगर दोनों नीचे आ जाता है, तो टाटा जितना फास्ट नीचे आएगा, एचआर उतना स्पीड से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे होगा और ये टॉप स्टॉक होगा। तो आपको वहां पे निकलने का मौका मिलेगा। तो 60% आप जो आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसमें, बाकी 20% कहां पे लेंगे आप? कौन सा स्टॉक लेंगे? बाकी 20% जो भी उसी सेक्टर में टॉप में होगा, जो भी उसी सेक्टर में टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन पकड़ के चलेंगे, टॉप प्राइस में होगा, टॉप मतलब चार्ट का टॉप में होगा, उसको आप लेंगे। ठीक है? तो अभी सवाल आ सकता है, तो बाकी 20% कब ले? 60 और 20 80 हो गया, बाकी 20% को यूज कब करें? बाकी 20% को आप यूज करेंगे जो टाटा में जो आपका मेन स्टॉक होगा वो आपके दिशा में चला जाएगा, 2-3% मिल जाएगा आप, या फिर प्राइस एक्शन मिल जाएगा, या आपको और कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि ये स्टॉक या ये ट्रेड मेरे दिशा में चला गया, अब बाकी 20% आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है? ये बात को याद रखिएगा। ठीक है? बिगिनर्स लोग आप एवरेज ना करता हुआ डायरेक्टली टाटा में 80 भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी 100 मत लगाइए, दूसरा एक स्टॉक एटलीस्ट रखिए उसको। ठीक है? ओके, तो ये सारे चीज को आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए, मैं हटा देता हूं, उसके बाद एक और डूज और डोंट्स आ जाता है, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है? तो ये सारे चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं डिलीट कर रहा हूं, और इस बार तीनों पॉइंट हमारा हो चुका है डूज एंड डोंट्स का, और 2 बचा हुआ है। ये 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? 4वां नंबर डूज क्या हो जाता है? नंबर 4 क्या हो जाएगा? डूज नंबर 4 डू हो जाएगा कि डू चेक एसएमसी, और डोंट हो जाएगा नंबर 4 का डोंट पैनिक इन एलटीएफ। मतलब क्या हो जाएगा? डू से बता देते। डू चेक एसएमसी, तो एसएमसी को आपको चेक करना है स्टॉक में कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको स्टॉक दिख रहा है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी बेयरिश बुलिश है, निफ्टी अप है, आपका सेक्टर फार्मा सेक्टर अप है, लेकिन औरोबिंदु फार्मा का आपने निकाला है, तो औरोबिंदु फार्मा का क्या हुआ है? कैरेक्टर चेंज है, और औरोबिंदु फार्मा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है? डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया हो गया, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जितना भी सपोर्ट के आसपास क्यों ना आ जाए, जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उस पे आप दाव नहीं लगाएंगे, उस पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। क्या होगा? वो स्टॉक जितना ऊपर स्पीड से भागेगा, अप ट्रेंड वाला उसका डबल स्पीड से भागेगा, तो क्यों अपना प्रोबेबिलिटी को कम करना है। ठीक है? तो डू चेक ऑलवेज एसएमसी ऑन योर स्टॉक ऑल्सो। जो भी स्टॉक पे आप काम करेंगे उसका आपको ट्रेंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक पे आप कभी भी बाई नहीं कर सकते, आपको उसमें आपको बाई करने के लिए एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक ही ढूंढना पड़ेगा, या फिर फ्रेश चेंज ऑफ फैक्टर हो रहा है, या फिर रेंज में है, चलो फिर भी रेंज का चलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड वाले में आपको नहीं देखना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड वाले को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसको इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक पे देखेंगे, वो भी डाउन ट्रेंड में है, नेक्स्ट स्टॉक में देखेंगे। कोई स्टॉक अगर रेंज या फिर अप ट्रेंड में मिल गया, सेक्टर के साथ आ गया, तो उसमें हम काम करेंगे। ठीक है? तो ये बात को याद रखना है, डू चेक एसएमसी। और डोंट्स क्या है? डोंट पैनिक इन एलटीएफ। ये बहुत बार होता है, आप सब कुछ आपने सही किया, आपने सब कुछ यहाँ पे सही किया, आपने वीकली एनालिसिस पे आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट पे आपको ब्रेकआउट दिखा, उसके बाद मार्केट अपना एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक के आसपास भी आ गया वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे वीकली में एक हैमर बना, वीकली में एक हैमर बना, आपने हैमर के ऊपर जैसे वीकली में निकला, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ का एसएल आपका टारगेट लगभग 30% का है स्टॉक पे। लेकिन क्या है ना, आपके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजी आ जाएगा 30%, क्या मैं यज्ञ हूं 30% लेने के लिए? एम आई रेडी टू टेक 30%? आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिविटी आ जाएगा। क्यों वो बात बोलते हैं कि यू आर नॉट रेडी टू टेक द प्रॉफिट्स? क्यों? क्योंकि आपका मन आपसे पूछने लगेगा 30% बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 5-6% आ जाएगा। लेकिन आपको भी दिख रहा है लॉजिकल 30% हो जाएगा। क्या होगा ना, 3-4 दिन बाद मार्केट ऊपर गया, 8-10% मिला, और
1 डे का टाइम फ्रेम में मान लेते कुछ एम पैटर्न, कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में एम पैटर्न दिख रहा है, आपको पैनिक आ जाएगा कि अरे रे सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, निकल जाते 8% लेके। क्या होगा, आप यहाँ पे निकल गए, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर अपना 30% तक चला जाएगा। उसके बाद आपको इतना गुस्सा आएगा, आप मतलब आपको फील होगा कि आप मैं कूद पड़ू, तीसरी मंजिल से मैं कूद पड़ू। तो ये सारे चीज होता है, ये प्रैक्टिकली होगा, आपके साथ भी होगा। आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे, एक आध बार शुरू में होगा, लेकिन ये चीज अगर आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके दिमाग में ये होगा कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसको अवॉइड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, डोंट पैनिक इन एलटीएफ। एलटीएफ क्या है, जो एसएमसी है वो उनको हमेशा पता होगा, लोअर टाइम फ्रेम। डोंट पैनिक इन लोअर टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस है उसमें जब तक रिवर्सल नहीं आता है, डू नॉट पैनिक, ठीक है। वीकली में एनालिसिस किया है, ब्रेकआउट है, मैक्सिमम डेली में कोई आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने का वेट कीजिए। आप वीकली और डेली देख के घुसे और 1 आवर पे आपको एम दिखा, प्लीज डोंट पैनिक, ये आपको ज्यादा हार्म करेगा आपको हेल्प करने से, ठीक है। तो नेवर पैनिक इन लोअर टाइम फ्रेम, ओके। ये हो गया डूज और डोंट्स का नंबर 4 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा डूज और डोंट्स का हमारा। डोंट्स का मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि नेगेटिव चीजों को अगर आप पहले क्लियर कर लेंगे तो पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके पास जुड़ता जाएगा, ठीक है, ओके। डोंट होल्ड इन होप। ये जो पॉइंट होगा आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस पॉइंट से। क्या है ना, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग में मैं जब बताऊंगा ये पॉइंट पे आप इसको क्या बोलते हैं उसको, इसको कनेक्ट कर पाएंगे। डोंट होल्ड इन होप और डू चेक लिटिल फंडामेंटल्स, फंडामेंट्स, ठीक है। अच्छा, डोंट होल्ड इन होप क्या होता है, हम टेक्निकली एक स्टॉक पिक करते, स्विंग ट्रेडिंग में जाते, नेगेटिव रिजल्ट आता है, हम एसएल नहीं लेते, उसको हम फंडामेंटल पिक में ले जाते हैं। मतलब मान लेते कोई स्टॉक है, यहाँ पे डब्ल्यू में आपने ले लिया, कुछ ना देखता हुआ, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट घुस गया, अब आप और सेलिंग नहीं कर रहे आपके एसएल की जगह पे, आप उसको होल्ड कर दिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। स्टॉक तो हर एक स्टॉक तो बढ़ेगा, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है। डीएलएफ कहां चला गया, येस बैंक कहां चला गया, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है। वोडाफोन आइडिया कहां चला गया, हर एक स्टॉक नहीं बढ़ता है, क्वालिटी स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। तो नेवर एवर डोंट होल्ड इन होप। ऐसा मत कीजिए कि आपका एक एसएल है, आपका एक टारगेट है, लेकिन जैसे आपका एसएल आ गया, आपने उसको स्टॉक को एग्जिट नहीं किया, आपने होप पे स्टॉक को रख दिया अपने पोर्टफोलियो में। ये चीज आपको इतना ज्यादा नुकसान देगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बस एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूंगा। 2022 के टॉप पे, मतलब जनवरी के महीने में मैंने विप्रो बाई किया था, जो प्राइस पे मैंने वहां पे होप पे अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर दिया था, वहां पे मैंने एक गलती कर दिया था। अभी भी विप्रो मेरा बाइंग प्राइस से नीचे है और बहुत हेवी क्वांटिटी लिया हुआ है, इतना फंड मेरा वहां पे एलोकेट हुआ है। अगर वो फंड मेरे पास अभी होता तो मैं शायद बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा कमा पाता। तो याद रखिए, आपको लगेगा कि एसएल लेने में बहुत दिक्कत होगा, एसएल नहीं लेंगे, होल्ड कर लेंगे होप में, लेकिन नहीं, एसएल ले लीजिए, दूसरा स्टॉक से 10 गुना आपको पैसा मिल जाएगा 2-3 महीने में। लेकिन अगर आप होल्ड कर लेंगे तो इतना दिक्कत आ जाएगा, वो पैसा भी फंस जाएगा आपको, और आपका स्टॉक कितना दिन के लिए फंस गया आपको भी नहीं पता है। तो नेवर एवर होल्ड इन होप। लेकिन मैंने एक चीज क्या किया था जो आपको भी करना होगा, डू चेक लिटिल फंडामेंटल। तो मैंने ये वाला टिक किया था, इसलिए विप्रो है, इसलिए मुझे कोई भी घबराहट नहीं है। अगर ये विप्रो ना हो के येस बैंक होता तो मेरा कलीजा फट जाता। अगर ये विप्रो ना हो के कोई और स्टॉक होता, मान लेते डिक्सन होता, तो मैं तो खत्म हो जाता फिर। तो इसीलिए नेवर होल्ड इन होप, और कोई भी स्टॉक लेने से पहले लिटिल बिट ऑफ फंडामेंट्स भी चेक कर लीजिए कि इन केस अगर आपका, मान लेते कभी कभी क्या होता है ना, आपने स्टॉक ले लिया, नेक्स्ट दिन वो खुल गया डायरेक्टली 10% नीचे वैसे सिनेरियो पे तो आप स्टॉक को लॉस बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एसएल था मान लेते 3%, अब खुल गया 10% नीचे, अब तो फिर दिक्कत आ गया। फिर आप क्या करेंगे? तो अब अगर आपका स्टॉक क्वालिटी वाला स्टॉक होगा तो एटलीस्ट आप उस पर थोड़ा भरोसा दिखा के होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का स्टॉक लेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बेसिस करता हुआ, तो वो 10% जो नीचे खुला है ना, वो कब खत्म होगा नीचे जाके आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ फंडामेंटल्स देख लीजिए। फंडामेंटल्स क्या देखना है आपको? क्या डेटा रेशियो ठीक है, क्या डेटा डेस्ट ठीक है,
ठीक है, वो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स में मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल पे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कुछ चीजें फंडामेंटल्स देखना है। जैसे कि मान लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, क्या प्रोमोटर होल्डिंग 65% के ऊपर है, ठीक है, क्या आप मान के चलिए पी रेशियो क्या ठीक ठाक है, कंपनी पी रेशियो, वो सेक्टर का पी रेशियो से कंपनी पी रेशियो क्या ठीक ठाक है, क्या पी रेशियो, पी ग्रोथ रेशियो जिसे हम बोलते हैं वो ठीक ठाक है, क्या डेट आउट डेज, हमेशा डेट आउट डेज देखिए, क्या डेट आउट डेज ईयर ऑन ईयर लो हो रहा है। अगर डेट आउट डेज बैलेंस शीट में ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, कंपनी को उधारी चुकाने में तकलीफ हो रहा है, तो उसके पास कैश फ्लो कम है। तो ये सारे चीज को आपको देखना पड़ेगा, बहुत डिटेल में है ये सारे चीज, फंडामेंटल एनालिसिस पे काम आता है लॉन्ग टर्म मल्टीबैगल निकालने में। ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कोर्स, जो भी कोर्स आएगा फंडामेंटल्स के ऊपर, कुछ लोग होता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं, वो वाले छोटे वाला कोर्स होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। छोटा मतलब छोटा कोर्स, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 2-3 घंटे में पूरा कोर्स कंपैक्ट हो जाएगा। ये जैसे 14 घंटे वाला सेशन है ट्रेडर्स गीता, यहाँ पे आपको सब मिलेगा, वहां पे सिर्फ फंडामेंटल्स मिलेगा, ठीक है, वहां पे हम बात करेंगे। तो ठीक है, ये 5 डूज एंड डोंट्स आपको करना है, कॉपी पे लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ओके। सब कुछ हटा देता हूं, सब कुछ आपको जान लिया है, आपने जान लिया है। अभी हम जानेंगे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, ठीक है, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, कैसे चार्ट देखना है, कैसे वॉल्यूम देखना है, कैसे एंट्री एसएल टारगेट लगाना है। और ये चारों चीजों के ऊपर बात होने के बाद मैं लास्ट पे आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो रियल लाइफ में वर्क्स एज अ चार्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जो आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब में, ऑनलाइन में कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप जितना भी पैसा पेमेंट कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिए। तो ये मैंने बहुत जुगाड़ करके इसको बनाया है और बहुत 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 हाथ लगा के बहुत दूर तक जाके इसको मैंने निकाला है, जो मैं आप लोगों के साथ ये यहाँ पे शेयर करूंगा। इसलिए बोला था कि ये कोर्स में आप लोगों में सब कुछ दूंगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है याद रखिए, अगर आपके स्टॉक पे वॉल्यूम होगा तो ही आपका स्टॉक बढ़ेगा, नहीं होगा तो आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। ये सिंपल है कि कोई ब्रेकआउट पे स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब क्या ब्रेकआउट पे आप बाई कर रहे हैं ना, आप तो सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेलिंग तो होगा नहीं, फ्यूचर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, पुट आप। मैं और एक चीज में बताना भूल गया, बिगिनर्स प्लीज ऑप्शंस पे काम मत कीजिएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में मतलब स्टॉक की जगह स्टॉक ऑप्शन ले लिया, डोंट डू दैट बिगिनर्स। आप अगर बहुत सीजनल ट्रेडर है तो आप कर सकते हैं, उसको हम हेजिंग बोलते हैं कि थोड़ा स्टॉक ले लिया, थोड़ा ऑप्शन ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा पुट ऑप्शन प्रोटेक्टिव पुट ले लिया, वो सारे चीज हम करते हैं। लेकिन बिगिनर्स प्लीज ऑप्शंस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, ओके। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग तो हम हमारे डेरिवेटिव इंडेक्स पे करेंगे नहीं, वो तो एसएमसी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक पे करना है तो आप तो वही स्टॉक लेंगे ना जो उसमें वॉल्यूम आएगा। मान लेते रिलायंस ब्रेकआउट आ रहा है, अगर रिलायंस में वॉल्यूम नहीं आएगा तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री करके फंस जाएंगे, तो वॉल्यूम चाहिए होगा आपको। तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये वाला वेबसाइट में शेयर करूंगा जहां पे वॉल्यूम आता है और हर रोज वॉल्यूम अपडेट्स होता है, कौन सा दिन कितना वॉल्यूम आया है वो अपडेट होगा, कौन सा दिन वॉल्यूम बढ़ा है एक स्टॉक का वो अपडेट होगा, ताकि हर रोज 7 बजे रात को अपडेट हो जाता है, ताकि आप नेक्स्ट दिन के लिए स्टॉक रेडी कर पाए। कौन सा वेबसाइट है, ये वाला वॉल्यूम शॉकर्स, ठीक है। इसको, ये वेबसाइट को, ये देखिए ये चार्टिंग का है, आप जाके charting.com जैसे खोल लेंगे ना, charting.com जैसे अगर आप खोल लेंगे जाके आप देखिएगा, ये कस्टम मेड वेबसाइट है। तो आप charting.com को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा इस तरह का charting.com आ जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम शॉकर्स को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, आप जाके देखिए कभी भी आपको वॉल्यूम शॉकर्स मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये कस्टम मेड वेबसाइट है, आप लोगों के लिए बनाया मैंने, मैं भी खुद भी इसको यूज करता हूँ, बहुत कमाल का चीज है। यहाँ पे कैसे वेबसाइट को यूज करना है मैं बता देता हूँ, कैसे वॉल्यूम पे। यहाँ पे क्या आता है, 4-5 कॉलम आता है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आता है जो कि लास्ट पे हमको देखना है, क्लोजिंग प्राइस आता है, देखेंगे अभी चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे चेंज आता है, चेंज इन परसेंटेज, कितना परसेंट ये स्टॉक भागा है। और यहाँ पे ना हर एक स्टॉक आता है, बीएससी एनएससी हर एक स्टॉक, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 500 आ जाएगा, बीएससी 500 आ जाएगा, सब कुछ आता है, पेटी स्टॉक से लेके हर एक स्टॉक यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज आ जाता है। और यहाँ पे ये दो चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट 2 कॉलम, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मजा आता है वॉल्यूम गेन का, कितना परसेंट वॉल्यूम गेन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टीआरएफ लिमिटेड नंबर 2 में आप देखिए 12% स्टॉक चला है
और लास्ट डे के वॉल्यूम की जगह पे 366% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम इंक्रीज, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमें यहां से जाके स्टॉक्स को निकालना पड़ेगा। अब 12% एक स्टॉक आज चल चुका है, तो कल भी 12% चलेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो हम ट्राई करते हैं अंडर 5%, 6% स्टॉक्स को देखने में, जो अभी वॉल्यूम इंक्रीज में है, टॉप 100 वॉल्यूम इंक्रीज में है। और एक चीज, नेगेटिव को मत देखिएगा, कभी भी नेगेटिव को मत देखिएगा। मतलब क्या है, प्राइस का दाम भी घटा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो वो ब्रेकडाउन वाला स्टॉक में चला चुका है, वो उसका डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो वो स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले में। तो हमें चेक करना है कौन से स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मैं आपको थ्रेशोल्ड बता देता हूं कौन सा मैं पर्सनली देखता हूं, क्योंकि ये साइंटिफिकल प्रूवन नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ है, मैं बता देता हूं। और कितना % चेंज हुआ है, मैं पर्सनली फॉलो करना कोशिश करता हूं 200 प्लस, 200% प्लस जिसमें वॉल्यूम आया हो, और जो 5 से लेके 7% के नीचे चला हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना पड़ेगा जिसका वॉल्यूम इंक्रीज 200% हुआ है। कल जो वॉल्यूम था उसका डबल से ज्यादा वॉल्यूम आज आ चुका है, 200% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो वो स्टॉक एलिजिबल हो जाएगा। और जो 5 से 7% के अंदर चला है, अगर 7% के ज्यादा चल चुका होगा ना, तो दिक्कत क्या आ जाएगा, मान लेते 200% स्टॉक में वॉल्यूम आया है और 11% आज ही चला चुका है, तो कल भी ये अच्छा भागेगा, इसका थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो वहां पे हॉल्ट एनालिसिस आएगा, जो लास्ट में मैंने बताया टिप्स एंड ट्रिक्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल चलने के लिए हमें 5 से 7% जो फ्रेश है, जो अभी तक ठीक से भागा नहीं है, जिसका पोटेंशियलिटी और है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 200% के आसपास, और जो 5 से 7% चला है। यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पे आ गया ये वाला स्टॉक मयूर यूनिकोटर्स। ठीक है, मुझे पता भी नहीं कौन सा कंपनी है, तो हमें सारा टिक्स चाहिए इसमें। ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स। तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 339% वॉल्यूम में इंक्रीज आया है और 5.5% का चला है। तो पहले हम स्टॉक का एक बार छोटा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। ठीक है, कहां से फंडामेंटल देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं है, फ्री में मिलता है आप लोगों को। अभी एक टाइम था, हमें लकी मानना चाहिए, एक टाइम था ये सब नहीं मिलता था। स्कीनर.com पे हमें जाना है, क्या है स्टॉक का नाम, मयूर यूनिकोटर्स। चलिए, मयूर यूनिकोटर्स कौन सा कंपनी है, कौन सा सेक्टर है, एक बार हम देख लेते। क्या बनाता है ये बंदा, ये कंपनी टेक्सटाइल फैब्रिक्स पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे है। ठीक है, पीवीसी विनाइल बनाता है, वाइडली यूज इन डिफरेंट सेगमेंट्स, फुटवेयर, फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल। तो ठीक ठाक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में, दोनों का मिक्सचर वाला सेक्टर में। ठीक है, तो मयूर यूनिकोटर्स का कंपटीशन क्या क्या है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स, जय कॉर्पोरेशन, नीलकमल लिमिटेड, ये सारे इसका कंपटीशन है। ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 2348 करोड़। तो अच्छा कंपनी है। ओके, द कंपनी इज गुड। देखिए, मैं कोई संत महात्मा तो हूं नहीं कि हर कंपनी के बारे में मुझे पता होगा। तो अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, जानने में क्या दिक्कत है ना। मयूर यूनिकोटर्स का 2000 के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो दैट इज गुड। अच्छा, पी रेशियो क्या है, 21 के आसपास का पी रेशियो, जो कि हर एक कंपटीशन के मुकाबले नीचे है। तो कहीं ना कहीं मयूर के साथ हम एक छोटा मोटा फंडामेंटल देख पा रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका सेक्टर पी भी यहाँ पे आ जाता है, पता है कहाँ पे आ जाता है, सेक्टरल पी आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेक्टर, जहाँ पे सेक्टरल पी दिखा देता है। कोई ना, छोड़ देते, सेक्टरल पी दिख जाएगा तो अलग बात होता है, मजा लगता है। छोड़ देते, वो छोड़ेंगे तो भी चलेगा। हम अब देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टरली नहीं, यहाँ पे स्टैंड एलोन रिजल्ट, ये देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, हर एक क्वार्टर का रिजल्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। और डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर का भी देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, क्या वो बढ़ा है, आप देख सकते हैं। लास्ट 3-4 सालों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, उसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ के आया है, बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर बढ़ के आया है, बहुत अच्छी बात है। और क्या देखना है, अब बस प्रोमोटर डेटर डेज देख लीजिए। डेटर डेज क्या है, मार्च 2021 से मुकाबले ना, वो 2 साल में डेटर डेज घटाया है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 59% का आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो दैट इज गुड, नॉट दैट मच बैड। तो मैं यूनिकोटर्स के साथ हम फंडामेंटली टिक लगा सकते हैं। ओके, अब हम चले जाएंगे इसके चार्ट पे जाके हमें सिंपली सर्च कर लेना है मयूर यूनिकोटर्स। उसके पहले हमें एक बार सेक्टर एनालिसिस करना है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है। सेक्टर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम CNX सर्च करेंगे। CNX में हमें सेक्टर एनालिसिस में मिल जाएगा इंडेक्स पे। एक सेकेंड, इंडेक्स पे हम जाके निफ्टी, यहाँ पे CNX नहीं आ रहा है तो निफ्टी आ रहा है। निफ्टी में हमें देखना है, निफ्टी का हमें कहाँ पे, एक सेकंड, निफ्टी में हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर में ये मयूर यूनिकोटर्स था, कौन सा सेक्टर में ये मयूर यूनिकोटर्स था।
पर हम सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर क्या है, यहाँ पे टेक्सटाइल फैब्रिक है, उसके साथ साथ ऑटोमोटिव ओईएम है और ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट मार्केट का भी एक सेक्टर है। तो ये सारे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ना मिलने का चांसेस ज्यादा है। जैसे हम अगर टेक्सटाइल मार्केट एक बार देख लेते हैं, इंडेक्स में टेक्सटाइल का कोई भी आता है कि नहीं आता है प्रॉपरली इंडेक्स उस टेक्सटाइल का, ठीक है, उस तरह का इंडेक्स इंडस्ट्री का नहीं आता है। तो एफएमसीजी से हम एक बार थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर का हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर हमें क्या दिखा रहा है, कहाँ पे कहीं पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ देखो जी, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। तो मयूर इंडस्ट्रीज को, मयूर जो मयूर यूनिकोटर स्टॉक था उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो सामने एक हमें दिक्कत आ सकता है। एफएमसीजी के साथ साथ मयूर कौन सा सेक्टर पे, मिड कैप पे, तो मिड कैप का भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। बीएससी मिड कैप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बीएससी मिड कैप भी कहीं ना कहीं साइडवेज लेवल पे, तो मयूर पे हमें अगर ट्रेड लेना भी होगा, दोनों इंडेक्स हमें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है, तो हम मयूर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब इसका डायरेक्टली हम चार्ट खोल लेते हैं। वॉल्यूम ऊपर आया है मयूर का, ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स का वॉल्यूम ऊपर आया है। ये देखिए वॉल्यूम पे इंक्रीज आप देख पा रहे हैं किस तरह से वॉल्यूम पे इंक्रीज हुआ है, किस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वाओ, वॉल्यूम इंक्रीज बहुत हुआ है आज और 5% बढ़ा है, तो ये और भी आगे आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। तो हम मयूर को अब किस तरह से ट्रेड करेंगे, इस तरह का वॉल्यूम इंक्रीज अगर एक दिन में हो जाता है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं हॉल्ट थ्योरी, जो टिप्स और ट्रिक्स पे मैं आपको बताऊंगा। हॉल्ट थ्योरी क्या हो जाएगा, जिस दिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उसके आने वाले 3 से 4 दिन अगर उसी रेंज के अंदर 3-4 कैंडल बना दिया तो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जैसे निकलेगा हम बाई करते हैं, ठीक है। क्या थ्योरी होता है हॉल्ट एनालिसिस का, हॉल्ट का जो सेटअप हमारा होता है स्विंग में, मैं लास्ट पे आप लोगों को बताता हूँ क्लियरली। यहाँ पे इसको फिर जाने देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू हॉल्ट सेटअप, यहाँ पे आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, पूरी अच्छी तरीके से आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब हॉल्ट वाला सेटअप आएगा, जैसे एक्टिवेट होगा आपका यहाँ पे एंट्री आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको स्विंग ट्रेड्स लेना है। उसके बाद में चिंता मत कीजिए, एक आध एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा जो मैंने लिया है, जो मुझे याद भी है एक आध, ठीक है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। मैं आप लोगों के साथ तो हमेशा स्टॉक शेयर करता हूँ जो बहुत मुझे पसंद आता है, वरना मैं नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉक्स देखना है। जैसे और थोड़ा देख लेते हैं हम मयूर के बाद कैसे हमारा 200% प्लस वॉल्यूम प्लस 5 से 7% के अंदर भागा है कौन सा स्टॉक। ये देखिए 12% ये सब भाग चुका है, ठीक है। 7%, 7.5%, 7%, 3% भागा है। तो ये हम एक बार देख सकते हैं। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में आता है, होपफुली लेट्स सी कहाँ पे आता है। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज 290% का गेन है। तो इंट्रासॉफ्ट का हम एक बार चीज देख लेते हैं, इंट्रासॉफ्ट कौन सा कंपनी है। आपको इस तरह से एनालिसिस करके स्टॉक्स निकालना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग। इट इज नॉट अ हलवा, याद रखिए ये बात। आप जितना भी पैसा दे दीजिए, 2 लाख से भी कोर्स ले लीजिए कि ये सोच के कि स्विंग ट्रेडिंग लेंगे, 2 लाख वाला कोर्स है तो ऐसा कोई चीट कोड आ जाएगा, हम यहाँ पे चीट कोड मारेंगे आ जाएगा, नहीं। ये लाइफ है, यहाँ पे चीट कोड नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इंट्रासॉफ्ट कौन सा इंडस्ट्रीज में आता है, इज एन ई कॉमर्स रिटेलर सर्विंग ओनली इन द यूएस मार्केट। इट इज अ मार्केटप्लेस सेलर अकॉर्डिंग टू ब्रिज बिटवीन ब्रांड्स मार्केटप्लेस। तो ये ई कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है, जो यूएस मार्केट पे डायरेक्टली आता है। तो कहीं ना कहीं आईटी के साथ रिलेटेड है। और ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स है तो और डायरेक्टली बाहर का है, तो इंडियन मार्केट के साथ इसका शायद इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली इन द यूएस मार्केट। तो इंडियन मार्केट का हाल इसमें उस तरह से काम नहीं आएगा, तो ये स्टैंड अलोन वाला स्टॉक हो जाएगा। तो इसमें क्या हम थोड़ा सा देख लेते, फंडामेंट्स के हिसाब से क्या हम थोड़ा सा देख पाते क्या है नहीं है, एक बार हम देख लेंगे। कॉन्स बहुत है, अच्छा बुक वैल्यू के हिसाब से कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्टेटस आपका कौन सा आ जाएगा, आईटी सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड अलोन अगर हम देखेंगे, सेल्स बढ़ता हुआ आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अगर देखेंगे स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे अगर आपको काम करना है स्ट्रिक्ट एसएल एंड स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ, ऐसा नहीं कि एसएल आ गया तो आप बैठे रहे, क्योंकि ये स्टॉक पे आप ज्यादा दिन तक बैठे नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रोमोटर क्या हुआ है, प्रोमोटर डेटर डेज क्या हुआ है, डेटर डेज 3 दिन है, बहुत अच्छा है। 3 दिन बहुत कम होता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से नीचे, तो रेड फ्लैग है ये कहीं ना कहीं। 50% से नीचे प्रोमोटर्स होल्डिंग अपने आप में एक दिक्कत वाला सवाल पैदा करता है, ठीक है। उसके साथ साथ बोरोइंग्स क्या बढ़ा है, इस तरह से आप आराम से देखेंगे ना, नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, आराम से बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक पे आप लंबा रेस का घोड़ा इसको बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो फिर भी एक बार टेक्निकल हम देख लेते हैं। इंट्रासॉफ्ट का एक बार हम टेक्निकल देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, बीएससी वाला खुल गया। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज क्या है नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज आया है, लेकिन स्टॉक क्या है, स्टॉक कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। स्टॉक साइडवेज से लेके डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे और हम बाई या सेल कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज
ये स्टॉक अपने आप में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आपको बचना है और इस तरह से आपको स्टॉक पिक करना है, ठीक है। एक और स्टॉक हम देख लेते हैं, ये तो बस शुरुआत है। इस तरह से आपके पास 100 स्टॉक आ जाएगा, जहां पे आप 200% के ऊपर आपके पास बहुत स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और अगर जाना पहचाना स्टॉक आ जाता है तो बहुत मजा आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे हम अगर जाना पहचाना स्टॉक देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल्स, ये एक जाना पहचाना सा स्टॉक है, 3% बढ़ा है और 200% का गेन आया है वॉल्यूम पे, तो इसको हम देखेंगे। और अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो जाना पहचाना सा स्टॉक केपीआर मिल लिमिटेड है, बहुत अच्छा खासा स्टॉक है, 4% बढ़ा है, 193%, 200% के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और जाइडस वेलनेस, वेलस्पन एंटरप्राइज, वाह वेलस्पन एंटरप्राइज देखिए यहाँ पे 302, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वेलस्पन का मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, वेलस्पन इंडिया का, ठीक है। एंटरप्राइज बाद में दिखाता हूँ, उसके बाद पहले इंडिया का दिखा देता हूँ। वेलस्पन इंडिया में क्या हुआ था, पहले हम एक बार समझ लेते हैं चीजों को। जैसे समझ लेंगे ना, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। सेम चार्ट मैंने खुला था, ये वाला जो वॉल्यूम वाला चार्ट था, सेम वाला चार्ट था आपका। लगभग मैंने आप लोगों के साथ ये चीज 14 जुलाई को शेयर किया था। तो 14 जुलाई में मैंने आप लोगों के साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था, ये वाला चार्ट मेरे पास था। और 14 जुलाई में हम देखेंगे, 14 जुलाई में क्या हुआ था वेलस्पन इंडिया में। यहाँ पे 14 जुलाई में एक वॉल्यूम का इंक्रीज आया, यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला वॉल्यूम का इंक्रीज आया, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। उसके साथ साथ वेलस्पन इंडिया का हम अगर सेक्टर देख लेते हैं, कौन सा था वेलस्पन इंडिया का सेक्टर था हमारा टेक्सटाइल वाला सेक्टर, वही, उसका कोई मेजर सेक्टर नहीं है। तो नॉर्मली ये एक साइडवेज वाला सेक्टर में था, तो मेरे लिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं था, मेरे लिए ठीक था। और वेलस्पन इंडिया का जो भी फंडामेंटल्स मैंने देखा था नॉर्मल सा था, तो इसमें हम ज्यादा लॉन्ग इसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ये वाला दिन आ गया था, उसके बाद आ गया हॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में आया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मार्केट इसी रेंज में, इसी वाला कैंडल के बीच में रह गया। हॉल्ट एनालिसिस का क्या नियम होता है मैं एक बार बता ही देता हूँ आप लोगों को। जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है, जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा, दो तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है। ये वॉल्यूम पे इंक्रीज आया, ठीक है, वॉल्यूम का इंक्रीज मैं नीचे दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये वॉल्यूम पे इंक्रीज आया और ये स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया, यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया, वॉल्यूम के साथ साथ स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया। अब नेक्स्ट दिन ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे, या तो नेक्स्ट दिन ही ये वाला स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा, लास्ट हाई के ऊपर। ऐसे होगा तो हम नेक्स्ट दिन तुरंत वहां पे बाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट दिन डायरेक्ट इसके हाई के ऊपर जैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम पे भी इंक्रीज आने वाला होगा और हाई को तोड़ रहा है, तो ये और कंटिन्यू करेगा। इसलिए मैंने बताया कि स्टॉक सिलेक्ट करना है 4 से 7, 5 से 7% के बीच में, ताकि और प्रोबेबिलिटी रहे ऊपर जाने का। और एक सिनेरियो कर सकता है ये, जिसे मैं हॉल्ट स्विंग बोलता हूं। हॉल्ट स्विंग में क्या करता है कि एक वॉल्यूम का इंक्रीज आ गया, स्टॉक का प्राइस का इंक्रीज आ गया, उसके बाद ना 3-4 दिन इसी प्राइस के अंदर रह जाता है, स्टॉक इसी प्राइस के अंदर रह जाता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एटलीस्ट 3 दिन रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी रिटेल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, वो इस तरह से निकल जाते हैं कि ये स्टॉक और मजा नहीं दे रहा है, तो हम प्रॉफिट बुक करके या फिर छोटा मोटा कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे लास्ट दिन का हाई तोड़ता है, वहां पे स्टॉक में आ जाता है बहुत बड़ा एक बाउंस। तो सेम चीज मैंने यही वाला फॉर्मूला, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रूल्स के साथ हम थे, सेम चीज यही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। यहाँ पे स्टॉक प्राइस आ गया था, नेक्स्ट दिन देखिए गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन डायरेक्ट नीचे आ गया, तो इसके ऊपर टिक मारा नहीं, इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी रेंज में घुस गया। उसके हाई को जैसे तोड़ा, हमने वहां पे बाई किया। वेलस्पन इंडिया में हमें कितना % रिटर्न मिल गया, लगभग आप मान के चल सकते 20% का रिटर्न। तो नॉर्मली 10 से 15% इनफ होता है स्विंग ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा हमें रिटर्न मिल गया, ठीक है। सेम टू सेम वेलस्पन की जगह पे अभी आज कौन सा आया है, आज आया है हमारा वेलस्पन एंटरप्राइज, ठीक है। तो वेलस्पन एंटरप्राइज देख लेते हैं एक बार, क्या है नहीं है, एक सेकेंड। वेलस्पन एंटरप्राइज, ओके, वेलस्पन एंटरप्राइज यहाँ पे देखिए, सेम चीज देखिए, कितना अच्छा चीज हुआ है वेलस्पन एंटरप्राइज पे। चीजों को देखिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वॉल्यूम पे इंक्रीज आएगा, अगर नेक्स्ट दिन ही उसका हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है फ्लैट ओपन होके, तो वहां पे प्राइस और बढ़ जाएगा। और अगर नेक्स्ट दिन नहीं जा रहा है तो कुछ दिन हॉल्ट कर लेगा, हॉल्ट करेगा, तो हॉल्ट करने के बाद जिस भी दिन लास्ट दिन का हाई तोड़ेगा हम बाई करते। तो ये वाला जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे एक रेंज बनाया वेलस्पन ने, ये वाला दिन पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट दिन इसके हाई को तोड़ा, तो आपका तुरंत एंट्री बन गया। आपका तुरंत एंट्री बनने के बाद लगभग आपको और 14% मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एंट्री आपका मिस हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर चढ़ता गया, यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम का डिक्रीज होता गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। आज जाके यहाँ पे वेलस्पन एंटरप्राइज पे बढ़िया वॉल्यूम आया, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आया है। और लगभग प्राइस आज ही के दिन में लगभग 3.5%, 8 कितना % बढ़ा है, लगभग देख लेते हैं एक बार, 8% के करीब बढ़ चुका है,
ठीक है, 8% का करीब बढ़ चुका है, तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो फिर भी हम इसको रेडर पे रखेंगे, रेडर पे आपको रखना है, रेडर पे इस तरह से रखेंगे कि कल ही अगर इसके हाई को तोड़ेगा तब हम और बाई नहीं करेंगे, क्योंकि 8.5% बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा। तो हम इसको किस लिए रखेंगे, हम इसको हॉल्ट वाला एनालिसिस के लिए रखेंगे कि मार्केट मान लेते हैं वेल्सपन एंटरप्राइज में, आपको दिखाते दिखाते मुझे एक स्टॉक मिल गया, मैं इस पे जरूर काम करूंगा। आई एम टेलिंग यू गाइस कि अगर आने वाले 3-4 दिन में मुझे इस तरह का कुछ कैंडल मिल गया और लास्ट दिन का कैंडल के ऊपर जैसे जाएगा मैं वहां पे दबा के बाई करने वाला हूँ, लास्ट दिन का एसएल देके मिनिमम मुझे 10-12% का मिलने की चांसेस हाई हो जाएगा। तो मैं इसको हॉल्ट पे जरूर रखूंगा, मैं इसको वॉच लिस्ट पे भी ऐड कर देता हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये वॉच लिस्ट है, ठीक है, वेल्सपन। देखिए ऐसा होता है, एनालिसिस हम करने बैठते आपके लिए, मैं एनालिसिस करने आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, मुझे कुछ अच्छा मिल गया, वेल्सपन एंटरप्राइज बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इस तरह से हमें स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने हमारा कौन सा जाना वाना कौन सा स्टॉक था, फिनोलेक्स केबल्स, ठीक है, फिनोलेक्स केबल्स को एक बार निकाल देते। फिनोलेक्स केबल्स, फिनोलेक्स केबल्स कौन सा सेक्टर में आ जाता है, देखिए ये सेक्टर वाला एनालिसिस आप तभी कीजिए जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप स्टॉक को एसएल पे निकाल लेंगे। मैं क्या करता हूं ना, मैं कभी कभी अभी क्या है ना, मैं इतना सेक्टर एनालिसिस नहीं करता हूं, क्यों मतलब सेक्टर एनालिसिस तो करता हूं, इतना डीपली फंडामेंटल्स नहीं देखता हूं स्टॉक का, पता है क्यों, क्योंकि मुझे मेरे पे भरोसा है। मेरा स्टॉक अगर मैंने स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाया तो मेरा अगर स्टॉक का एसएल आता है मैं तुरंत निकल देता हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप निकाल नहीं पाएंगे तो आप एटलीस्ट एक स्टॉक का फंडामेंट्स देख लीजिए, ताकि आप अगर बैठे भी रह जाते हैं बाई चांस तो आपको बड़ा नुकसान ना हो, और अगर वैसा स्टॉक मिलता है जिसका फंडामेंट खराब हो उस पर आप काम ही ना करें, ठीक है। तो फिनोलेक्स केबल्स का कौन सा सेक्टर है, केबल्स वाला सेक्टर, इसका तो कोई आएगा नहीं, तो हम एक इंडस्ट्री पकड़ के चलेंगे, पावर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पावर इंडस्ट्रीज का हम एक बार देख लेते, पावर इंडस्ट्रीज में कौन सा स्टॉक, इंडेक्स बीएसई पावर का एक बार देख लेते कैसा क्या है, इंडेक्स नहीं है, देखिए बीएसई में इसका भी इंडेक्स है। चलिए, पावर का तो उस तरह से कोई इंडेक्स होता नहीं, बीएसई पावर में इंडेक्स पे हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। तो हम अब फिनोलेक्स, एक सेकंड कहाँ गया फिनोलेक्स केबल्स कहाँ चला गया, फिनोलेक्स केबल्स पे एक बार हम देख लेते क्या हुआ है नहीं हुआ है। फिनोलेक्स केबल्स पे हम देखेंगे मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, एसएमसी के हिसाब से आपको एंट्री मिला था यहाँ पे, एसएमसी के हिसाब से आपको ऑलरेडी एसएमसी अगर आप पकड़ेंगे तो 11% मिल चुका है। अब एसएमसी के हिसाब से एंट्री मिला है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला कैंडल आया है। अब कैंडल स्टिक का चैप्टर आपने देखा है, क्या ये नेगेटिव कैंडल है या पॉजिटिव कैंडल है आपको भी पता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, ये एक पॉजिटिविटी कैंडल है। क्यों, क्योंकि ये हाई के पास एक बार ब्रीच करने की कोशिश किया, सेलर्स फिर से ठोक दिया, तो जब तक ये स्विंग के नीचे मार्केट नहीं निकलेगा बायर्स का दबदबा बना रहेगा, और जैसे बायर्स थोड़ा सा और एग्रेसिव होंगे, चढ़ के बैठेंगे, सेलर्स चला जाएगा, मार्केट में एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे ना, हम ये वाला हाई को मार्क कर लेंगे, इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ये वाला हाई को मार्क कर लेंगे, आज का जो हाई है और आज का जो ये जो लास्ट जो लो है इसको आप मार्क कर लेंगे। कैसे आपका प्लान होना चाहिए, अगर इसी के बीच में 1 2 3 4 दिन मार्केट हॉल्ट कर जाता है, ठीक है, हॉल्ट करने के बाद जैसे लास्ट दिन का हाई को तोड़ेगा आप वहां पे बाई कर लेंगे, डेलो का एसएल यहां तक का टारगेट हो जाएगा। और इनकेस अगर हॉल्ट ना करता हुआ एक आध दिन मार्केट यहीं पे बिता दिया, बिताने के बाद ये हाई को तोड़ रहा है तो भी आप तुरंत वहां पे बाई कर सकते हैं मार्केट पे एक अपसाइड का मोमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग में इस तरह से आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और एक चीज जो मैं बता रहा था, एसएल कहां पे रखना है, एसएल हमेशा कैलकुलेटिव होता है, फिक्स नहीं रहता है, हर एक स्टॉक का अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग आता है, तो एसएल फिक्स नहीं रहता है। तो एसएल को आपको, मेरा जो एक फॉर्मूला है, अंडर 5% में रखने की कोशिश करता हूं, 3 से लेके 5% आइडियली बहुत अच्छा एसएल होता है, 3 से लेके 5%, और टारगेट हो जाता है लगभग 7 से लेके 12% के बीच में। अब कितना आप खा पाएंगे वो आपके ऊपर होगा, आपके कटोरे के ऊपर होगा, ठीक है। 3 से लेके 5 आपका एसएल हो जाता है, 7 से लेके 12 आपका टारगेट हो जाता है, इसी के बीच में आपको चलना है। अब अगर ट्रेल करता हुआ आपको 15-20% मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है वहां पे, लेकिन 3 से लेके 5% के बीच में एसएल हम रखने की कोशिश करते हैं, और 7 से लेके 12 के अंदर हम टारगेट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप वेल्सपन इंडिया में जैसे मैंने लास्ट ट्रेड दिया था, वहां पे अगर आप एंट्री करते, ये वाला जगह पे आप एंट्री करते, तो आपका एसएल आ जाता लगभग 3 से लेके, ये 3% बिल्कुल आइडियल एसएल होता है ये कैंडल के नीचे, समझ रहे हैं किस तरह से एसएल को इस्तेमाल करते, और आपका टारगेट हो जाता 7 से लेके 12% तक। यहाँ पे आपका एंट्री होता है, आपका पहला टारगेट हो जाता है ये वाला दिन, तो ये वाला दिन ही आपका, ये वाला दिन में ही, पहले दिन में ही आपका 14% मिल गया, तो शायद आपने बुक कर लिया होगा। इस तरह से आपको टारगेट्स के साथ और एसएल के साथ खेलना है, और ट्रेल करता हुआ चलना है। ट्रेलिंग वगैरह क्या है, सब एसएमसी का पार्ट है। ट्रेलिंग कैसे करना है, एंट्री वाला एग्जिट मेथड में मैंने बताया, या तो ऑप्शन, अगर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं उसका स्विंग्स को आपको ट्रेल करना है, ऑप्शंस में तो ऑप्शन से, स्विंग से तो स्विंग से, ठीक है।
और हम और थोड़ा सा देख लेते कैसे कौन सा है नहीं है। फिनोलेक्स देख लिया, केपीआर मिल देख लेते, 193% का गेन आया है, ठीक है। केपीआर मिल का हम एक बार इंडस्ट्रीज देख लेंगे, मिल इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल, ठीक है। केपीआर मिल का इंडस्ट्रीज हम अगर देखेंगे, कौन सा इंडस्ट्रीज है, गारमेंट वाला, वही टेक्सटाइल प्रोडक्ट का, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल हम बीएससी 500 मिड कैप्स के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते, तो हम देख सकते थे कि नॉर्मल था वो, उस तरह का कोई डाउन ट्रेंड में नहीं था। डाउन ट्रेंड में सिर्फ अभी चल रहा है ऑटो, फार्मा नहीं ऑटो, ठीक है, ये सब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो केपीआर मिल ठीक है। केपीआर मिल का मैं एक बार चार्ट आप लोगों के साथ निकाल देता हूँ, कैसा क्या स्टॉक है एक बार देख लेते। बढ़िया स्टॉक बनाया, वाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे देखिए, ये होता है हॉल्ट एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे हॉल्ट नहीं, यहाँ पे क्लियरली आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए आप चीजों को, जैसे केपीआर मिल को अगर हम देखेंगे, पैनिक क्यों नहीं करना है, इसलिए पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे सारे चीजें का रिजल्ट्स आपके पास सामने आ जाएगा। यहाँ पे केपीआर मिल में क्या हो रहा था, यहाँ पे केपीआर मिल कहीं पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, कहीं पे हमें चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिला। पहले हम वो देख लेते हैं एसएमसी के हिसाब से, तो ये वाला जगह के नीचे कैंडल क्लोज पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। चलो जी, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं हम केपीआर में बाई नहीं करने वाले थे। मान लेते आज का दिन हुआ नहीं, 10 अगस्त को आप ये चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, 10 अगस्त को आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, ये वाला दिन पे आप चार्ट देख रहे हैं, ये वाला दिन पे आपको चार्ट पे दिखा कि एसएमसी के हिसाब से यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आप घबरा गए। कहीं ना कहीं आपको अब चाहिए कि डाउन साइड में तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, क्या अप साइड में फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। क्या ये स्विंग के ऊपर जाने के बाद, ये जो स्विंग बनाया, क्या ये स्विंग के ऊपर जाने के बाद क्या इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है, नहीं किया है, तो ये स्विंग के ऊपर मार्केट को क्लोज देना है, तो ही अप साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये स्विंग के ऊपर मार्केट को क्लोज देना है, बिल्कुल नियरेस्ट आ रहा है, तो ही अप साइड में अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से अप ट्रेंड में मार्केट घुसेगा। और 10 अगस्त के दिन में क्या हो गया, वॉल्यूम भी आया प्राइस के साथ साथ, प्राइस भी बढ़ा 4%, और ये जोन के ऊपर मार्केट क्लोज भी दिया। इसको क्यों नहीं पकड़ रहा हूं, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग अपने आप में एक बहुत इलॉजिकल चीजें हो जाता है, गैप्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम लास्ट स्विंग्स को पकड़ते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गया, तो आप क्या करेंगे, अभी 10 अगस्त को आपने कर लिया, इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम बाई कर लेंगे, और नहीं तो हॉल्ट कैंडल आ जाएगा, हॉल्ट कैंडल के बाद जैसे निकलेगा हम बाई करेंगे। तो आपने वेट किया, नेक्स्ट दिन इसके ऊपर निकल गया, तो आपका यहाँ पे बाई बन जाता है, और आपका यहाँ पे टारगेट आ जाता है लगभग 3% के आसपास, 3 से लेके 5%। तो यहाँ पे कैंडल का बॉडी ने आपको पकड़ लिया, आपने 4-4.5% का एसएल। यहाँ पे क्या हुआ, 3 दिन आपके अगेंस्ट पे मार्केट थोड़ा सा दिखाया, और 3 दिन अगेंस्ट पे दिखाने के बाद आपको स्मूथली 5% मिल गया। अभी भी अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटीज है, तो पैनिकनेस किस लिए नहीं करना है। मिडिल में आपने एंट्री कर लिया, 2-1 दिन आपको इस तरह का रेड कैंडल देखने को मिलने के बाद ना पैनिक मत कीजिए, एसएल और टारगेट के साथ बैठे रहिए, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही एंट्री किया है। अब फिर से यहाँ पे एंट्री का माहौल बन सकता है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से अपसाइड में हो चुका है। तो आप कैसे एंट्री का माहौल बन सकता है, इसके ऊपर तुरंत निकलेगा तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन जाएगा तो आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। ओके, और एक स्टॉक्स अगर हम देखेंगे, कोई भी हमारे पास नया स्टॉक्स है, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये लिस्ट आपके लिए बहुत काम करने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस, इसको सेव करना है आपको, बुक मार्क पे जाके सेव करना है, और ये लिस्ट से आपको स्टॉक निकाल के आपका स्विंग ट्रेडिंग को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना है। ये बहुत सीक्रेट है, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। और बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो होगा ही, अगर आप चार्ट देखते देखते आपको कोई स्टॉक मिल गया, बढ़िया, अरे बढ़िया स्टॉक हमें मिल जाता है, तो अलग बात है, वो उसमें भी हम चार्ट पे ट्रेड करेंगे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें हमारा ये जो वेबसाइट है, ये ऐसा छोटा मोटा हमें चीट कोड की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें उस तरह का चीजें नहीं दिख रहा है, ठीक है, उस तरह का नॉन स्टॉक हमें अच्छा खासा, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एक है, लेकिन 113%। चलिए एस्कॉर्ट्स को हम एक बार ढूंढ लेते हैं, एस्कॉर्ट्स बहुत हेवी वेट स्टॉक है। एस्कॉर्ट्स एक बार हम देख लेते हैं, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में कहाँ गया, ठीक है, कितना प्राइस है, 2851, बिल्कुल यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुका है, बहुत हेवी वेट स्टॉक है, ये 3 दिन लगातार बढ़ चुका है। अगर आप इस दिन देखते, ये देखिए हॉल्ट एनालिसिस किसे कहते हैं, व्हाट हॉल्ट एनालिसिस इज ऑल अबाउट। जैसे मान लेते आप स्कॉट को, ये वाला दिन 2 अगस्त में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो 2 अगस्त में अगर आप ये वाला लिस्ट खोलते, 2 अगस्त में ये वाला लिस्ट खोलते, तो यहाँ पे आपको एस्कॉर्ट्स दिख जाता। तो आप सपोज आप 2 अगस्त को खोल लेते एस्कॉर्ट्स, तो एस्कॉर्ट्स 2 अगस्त को खोलने के बाद आपको दिखता है इस तरह का एक कैंडल, तो आप इसके हाई को मार्क कर लेते कि इसके तुरंत ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूंगा, या अगर हॉल्ट कैंडल आ जाएगा और लास्ट हाई के ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूंगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसी रेंज के बीच, ये कैंडल के रेंज के बीच हॉल्ट कैंडल आ गया। मिनिमम 3 दिन चाहिए था, 1 2 3 4 दिन आ गया।
नेक्स्ट दिन जैसे इसके ऊपर निकला आपका यहाँ पे बाई हो गया, आपका एसएल आ गया लगभग 3% के आसपास, और आपको उसके अगेंस्ट पे देखिए 10% तो अभी मिल रहा है, अभी भी और पोटेंशियलिटी है क्योंकि 3 वाइट सोल्जर जैसा एक पैटर्न भी आया है, बहुत अच्छा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इस तरह से हॉल्ट कैंडल कितना काम करता है, कितना काम का चीज है। ठीक है, तो हॉल्ट कैंडल का मैं रूल्स एक बार आपको बता देता हूँ। हॉल्ट कैंडल कैसे यूज करना है, वॉल्यूम इज मस्ट हॉल्ट कैंडल के लिए। ठीक है, जिस वाले स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और मान लेते हैं प्राइस में भी एक बड़ा इंक्रीज आया है, ये प्राइस इंक्रीज आया है, सब कुछ हटा देता हूँ, ये प्राइस में एक बड़ा कैंडल आया है, भले इस तरह का कैंडल आया, इस तरह का कैंडल आया, इस तरह का एक कैंडल आया है, और वॉल्यूम में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, लास्ट वॉल्यूम के हिसाब से बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो वो कैंडल एलिजिबल हो जाता है हॉल्ट कैंडल के लिए। अब अगर डायरेक्टली नेक्स्ट दिन वॉल्यूम हाई वाला कैंडल का हाई तोड़ेगा तो आप वहां पे बाई कर सकते हैं, वहां पे रिस्क रिवार्ड थोड़ा कम आएगा, लेकिन आप बाई करेंगे। लेकिन बाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला दिन एटलीस्ट 5 से लेके 7% चलना चाहिए। अगर ये वाला दिन जिस दिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 15% ऑलरेडी चल चुका है, तो नेक्स्ट दिन बाई मत कीजिए तोड़ते ही, तो क्या आप वहां पे फंस सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, तो 5-7% के अंदर जाएगा तो बाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्या हो जाता है, मान लेते हैं इसी रेंज के बीच में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन बिताना हो बिता दिया। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से बिताया, 3 दिन बिता दिया इस तरह से, और इसके हाई को तोड़ रहा है, लास्ट 3 दिन बिताने के बाद चौथा दिन लास्ट दिन के हाई को तोड़ रहा है, तुरंत बाई करेंगे। मान लेते 5 दिन बिता दिया इस तरह से। ठीक है, 5 दिन इस तरह से बिता दिया, लोगों को लगने लगा अब स्टॉक टूट गया, अब 6वां दिन जो भी 6 डे होगा उसमें लास्ट डे का हाई को तोड़ रहा है, बस जो हम 15 मिनट सेटअप यूज करते हैं ना, काइंड ऑफ उस तरह का साइकोलॉजी, वहां पे अब तुरंत वहां पे बाई कर लेंगे, डे वही आपका 3.5 से 5% का एसएल, और आपका बढ़िया टारगेट आ जाएगा। ये क्यों इतना वर्क करता है, इसका लॉजिक ये होता है, जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आता है और साथ ही साथ प्राइस में इंक्रीज आ गया, अब रिटेल्स को निकालने का एक लास्ट झटका दिया जाता है। प्राइस में इंक्रीज आ गया, अब छोटा मोटा अब क्या करता है, बड़े प्लेयर्स 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कोई बाई नहीं करता। तो रिटेल क्या करता है, यहाँ पे ये वॉल्यूम देखता हुआ प्रीमैच्योरली बाई कर लेता है। अब आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। क्या रिटेल क्या देखता है, वॉल्यूम इंक्रीज आया है, वॉल्यूम में इंक्रीज आया है, तो अब ब्रेकआउट होगा, अब वो बाई कर लिया, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है, तो वो यहाँ पे बाई कर लिया, नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए, नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए, नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए, नेक्स्ट दिन मार्केट और नीचे आ गया। अब लोग क्या करेंगे ना, फिर से वो कॉस्टिंग क्या, चलो यार कोई काम नहीं होता है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे और रहूंगा नहीं है स्टॉक पे। कुछ लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी होल्ड करके, मैक्सिमम लोग निकल गए और कुछ लोग यहाँ पे होल्ड करते हुए है। तो आप कहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे इसको बाई पे, जैसे इसका हाई को तोड़ेगा तो यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। अब जो लोग होल्ड करता हुआ है ना, वो लोग अपने कॉस्टिंग के पास आएगा, वो लोग निकल जाएंगे कि इतना दिन मुझे घबराहट हो रहा है, नहीं 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 मैं और नहीं रहूंगा, और फिर ये बूम हो जाएगा, और ये फिर रिटेल सोचेंगे अरे यार स्टॉक तो सही चुना था, बस अगर थोड़ा सा हिम्मत दिखा दिया होता तो आज बढ़िया पैसा मिल जाता। तो यही होता है मेथोडोलॉजी। आपको अगर और स्टॉक्स देखना है स्कॉट्स के साथ, मान के चलते कोई भी अगर जैसे गोल्ड शेयर यहाँ पे माइनस पे है, चलो जी उतना द साउथ इंडियन बैंक 6% भागा है, साउथ इंडियन बैंक मेरे स्टॉक में एक मल्टीबैगर के हिसाब से है, साउथ इंडियन बैंक मेरे रडार में, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। साउथ इंडियन बैंक में मैं बहुत पैसा मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने साउथ इंडियन बैंक में 17 रुपये पे बाई किया था और लगभग मेरा एग्जिट था 22 रुपये के आसपास। तो मुझे कितना % का रिटर्न मिला है पता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग मुझे मिला है लगभग 30 से लेके 35% का रिटर्न कुछ ही दिनों में। तो साउथ इंडियन बैंक बहुत अच्छा एक स्टॉक है। क्या जैसे मान लेते आप ये वाला दिन आपने देखा है, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को आप 1 जून पे आप साउथ इंडियन बैंक देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक पॉजिटिव में है और यहाँ पे वॉल्यूम पे इंक्रीज आया साउथ इंडियन बैंक में, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा, अच्छा चलो जी वॉल्यूम में इंक्रीज आया। अब आप वेट कर रहे हैं हॉल्ट एनालिसिस का। यहाँ पे क्या हुआ है साउथ इंडियन बैंक में, नेक्स्ट दिन तुरंत इसके ऊपर निकल गया। देखिए एसएल भी जाता है, बिल्कुल जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एसएल के लिए रेडी रहिए। साउथ इंडियन बैंक में पहले आप घुसे, जैसे आपका क्रॉस हुआ आपने यहाँ पे घुसा 19 रुपए के आसपास, आपका एसएल 5% भी हुआ होगा, तो यहाँ पे पहली बार आपका एसएल हिट हो चुका है 5%, तो ऑलरेडी आप 5% लॉस पे। आपका थोड़ा आप दुखी हो गए कि आपको 5% का लॉस हो गया, क्योंकि हर एक मेथोडोलॉजी में एसएल तो जाएगा ही। ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉक चला गया, लॉस किया, हॉल्ट एनालिसिस के बाद फिर एक्टिवेट हुआ, फिर टारगेट दिया, तो लॉस के लिए हमेशा रेडी रहिए। लेकिन मैं क्या था, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक का अच्छा डीसीएफ वैल्यूएशन वाला रिपोर्ट था, एक अच्छा सा रिसर्च रिपोर्ट मैंने क्लियरली बनाया था, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक अकेला एक बैंक है जिसका बुक वैल्यू उसका मार्केट प्राइस से ज्यादा है। तो अगर बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो स्टॉक में इतना पावर है, इतना जाने ऊपर जाने के लिए कि मार्केट अगर कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी भी हो जाएगा तो भी मुझे मेरा पैसा मिलेगा। तो मैं आराम से बैठा हुआ था। अब मैं 30-35% का ही टारगेट लेके बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपका एसएल हिट हुआ, उसके बाद देखिए हॉल्ट एनालिसिस के हिसाब से 4-5 दिन हुआ, जैसे नेक्स्ट दिन यहाँ पे निकला
उसके बाद आपने पहली बार आपका एसएल हिट हुआ, नेक्स्ट टाइम आपका आपने फिर से एंट्री किया और इस बार आपका वही 5% का करीब आपका एसएल है। इस बार आपको साउथ इंडियन बैंक में कितना % का रिटर्न मिला? अगर आप टॉप तक देखेंगे, टॉप तक तो होल्ड नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, टॉप तक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल चुका हुआ होगा 30% के आसपास। मैं पकड़ के चलता हूं, चलो जी आपने 15% ही लिया तो 5% रिजल्ट दिया, 15% लिया, फिर भी 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड है, 10% अभी भी आप नेट गेन में। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाले लिस्ट से बहुत अच्छा स्टॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिस्ट का काम खत्म, ये हो गया फंडामेंटल्स के लिए काम खत्म, और ये अपना चार्ट में कैसे एनालिसिस करना है इसका काम खत्म। अब हम थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा ही टिप्स और ट्रिक्स होगा, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है जो बहुत काम आएगा। नंबर 1 टिप्स और ट्रिक्स क्या है? अगर वो जो मैंने आपको वेबसाइट दिया है वॉल्यूम वाला, जो आपको मैंने वेबसाइट दिया है वॉल्यूम वाला, उसमें से आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो खुद का एक बार देख लीजिए। खुद का आप कहाँ पे देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 100 के बीच में स्टॉक्स में ही देखेंगे, उससे बाहर में बिगिनर्स को मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप सीजनल ट्रेडर हो चुके हैं तो आप जाके निफ्टी 200 देख सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी 100 में ही देखिए, मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, टोटल जो निफ्टी 100 का इंडेक्स रहता है उसी में आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, निफ्टी 100 में ही आप स्टॉक्स ढूंढिए। अगर आपको वेबसाइट वाले चार्ट से कोई भी वॉल्यूम वाला स्टॉक नहीं मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, तो निफ्टी 100 में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। नंबर 2 टिप्स क्या हो जाएगा? नंबर 2 टिप्स हो जाएगा, ट्राई कीजिए उसी स्टॉक पे काम करने के लिए जिनमें एसएल एटलीस्ट आपका 4% के आसपास आ रहा है। 5% पे अभी भी मत जाइए, 3 से लेके 4% पे आपका लॉजिकल एसएल अगर आ रहा है, लॉजिकल एसएल अगर आपका 3 से 4%, जैसे लास्ट स्विंग 3-3.5% आ रहा है, लास्ट कैंडल लास्ट पावर कैंडल का लो में आपका लास्ट जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो पे 3% 2% में आ रहा है, तो उन सारे स्टॉक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा आपका पैसा लगाइए जहां पे एसएल 4% के नीचे आ रहा है एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 2-3 बार एसएल देना पड़े, तब अगर आप 6-7% का एसएल ले लेंगे ना आपको बुरा लगेगा। तो ये बुरा ताकि ना लगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3-4% के अंदर ही रखने की कोशिश कीजिए। 5% बहुत रेयर केस सिनेरियो में रखिए। अगर आपको दिख रहा है कि टारगेट भी 30% है तो एसएल 5 तक आप चलिए, फिर रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हो जाएगा। नंबर 3 टिप्स और ट्रिक्स क्या हो जाएगा ना, हॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉल्ट एनालिसिस, हॉल्ट सेटअप जो होता है ना, मैं हॉल्ट सेटअप कर देता हूं इसको। ठीक है, नंबर 3 हो जाएगा हॉल्ट सेटअप पे, हॉल्ट सेटअप को कभी भी नेवर इग्नोर, हॉल्ट सेटअप को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, हॉल्ट सेटअप को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर नॉर्मल सेटअप में आपका एसएल चला जाता है, मान लेते हैं आपने कोई एसएमसी सेटअप लिया है, मान लेते हैं आपने कोई ब्रेकआउट सेटअप लिया है, आपका एसएल चला गया, एसएल जाने के बाद आपको हॉल्ट सेटअप आ रहा है, फिर भी आप लेंगे वहां पे, हॉल्ट सेटअप हमेशा एक्टिवेट करवाइए। हॉल्ट सेटअप बहुत पावरफुल सेटअप है, इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, बस देखना है वॉल्यूम पे इंक्रीज के बाद हॉल्ट सेटअप यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मान लेते एक कैंडल आ गया, एक अच्छा कैंडल, देखने में अच्छा कैंडल आ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या आया है, मान लेते मार्केट का वॉल्यूम इस तरह से आया है। ठीक है, ये है मार्केट का वॉल्यूम और ये है मार्केट का चार्ट, ये है मार्केट का चार्ट, ये है मार्केट का वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे उस तरह से इंक्रीज नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा कैंडल आ गया है। अब इसके बीच में कैंडल बन रहा है, तो ये हॉल्ट सेटअप नहीं है, ये हॉल्ट कैंडल नहीं होगा। हमें हॉल्ट कैंडल के लिए वॉल्यूम में इंक्रीज चाहिए, लास्ट 3-4 दिन के ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हॉल्ट सेटअप को कैसे यूज करना है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। अगर कोई भी डाउट है अभी भी, जस्ट गिव मी अ मैसेज एंड अ कॉल और अ मेल, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो हॉल्ट सेटअप को आपको ऐसा यूज करना है। ओके, नंबर 4 क्या है, जो भी डूज एंड डोंट्स दिए हैं ना, जो भी डूज एंड डोंट्स आपके साथ मैंने शेयर किया है ना, जो भी डूज एंड डोंट्स आपके साथ मैंने शेयर किया है ना, सिर्फ लास्ट का 5 नंबर को अगर आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, कर सकते हैं कि फंडामेंट्स नहीं देख रहे, टेक्निकली ये कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए खुद पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चारों को गांठ बांध के आप एनालिसिस करके जाइए। मैं पूरा ये सिस्टम पे काम किया हूँ, इसलिए मैं कभी कभी रूल्स के साथ ट्विक्स कर देता हूँ, फुल एनालिसिस ना करता हुआ शॉर्टकट पे यूज कर लेता हूँ कभी कभी टाइम का क्रंच की वजह से। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आपको अगर स्टॉक दिखे तो ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आप ट्रेड मत लीजिए। ओवर एक्साइटमेंट ना करके प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए, प्रॉपर उस एनालिसिस को देख लीजिए, एक आध न्यूज पढ़ लीजिए। क्यों, क्या होता है ना, आप एक अगर फोन खरीदने जाते हैं ना, आप अगर एक फोन खरीदने जाते हैं, कोई भी कीपैड वाला हो या फिर अपना टच फोन हो जाए, कोई भी फोन अगर आप खरीदने जाते हैं तो आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं। आप वहां पे जाने के बाद आप प्रॉपर रिसर्च करके आप उसका कुंडली निकाल के, कंपनी का मालिक का बीवी का बच्चे का नाम क्या है सब निकाल के आप रेडी रहते हैं कि वो बच्चे के हाथ से ये फोन
टूटने के बाद, गिरने के बाद टूट गया था तो इसका साला मदरबोर्ड खराब है, सब कुछ आपके पास, आप रिसर्च करते हैं। लेकिन स्टॉक के टाइम में क्या हो जाता है बॉस, कोई अगर आपको बोल देता है ए बी कंपनी ले लो, ले लो ले लो ले लो, वाई डू यू डू दैट, मतलब आप ऐसा क्यों करते? आप एक अगर छोटा सा नेट का रिचार्ज भी करने जाते हैं, अगर आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी लेने जाते हैं, तो जाके चेक करते हैं कितना शोज अवेलेबल है, कितना मुझे फायदा मिल रहा है। इंडियंस आर सो मच जुगारू, इंडियंस आर सो मच गुड इन्वेस्टर्स फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हम लोग हर चीज में वैल्यू देखते हैं। ये खाएंगे तो ये कितने का है, कैसा होगा आने वाले टाइम पे। अरे कंपनी को भी नहीं पता होता है कि मतलब मान लेते एक फोन है, वो कंपनी को भी पता नहीं उसके फोन में क्या कमियां है, जो कि हम जैसे बंदे को पता लग जाता है, हम जैसे रिसर्च एनालिस्ट जो हम निकाल लेते हैं इतना न्यूज। तो स्टॉक्स के टाइम पे क्या हो जाते हैं, स्टॉक्स के टाइम पे भी थोड़ा सा इसका अगर 10% एफर्ट भी आप स्टॉक्स में दे देंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू। आपके पास, मैंने आपके साथ मेथड शेयर कर दिया, साइकोलॉजी शेयर कर दिया, आपके साथ प्रॉपर एनालिसिस शेयर कर दिया, आपको सिखा दिया सब कुछ, आपको चीट भी दे दिया कौन सा वेबसाइट बेस्ट है। अब अगर आप खुद का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा खुद का नॉलेज लगा देंगे ना, यू विल बी चैंपियन। आपको रोकने वाला नहीं हो जाएगा। हर एक रिटेल आपके पास आके स्टॉक्स का टिप्स पूछेगा। तो गेट रेडी फॉर द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग टू योर लाइफ। बट ये सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ जरूर जाइएगा। इससे ज्यादा मेरे पास अभी आप लोगों के साथ शेयर करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ सच में है नहीं। टिप्स और ट्रिप्स यही है, टिप्स और ट्रिक्स जो भी आप बोलते हैं कि कैसे हम मार्केट के साथ अप्रोच करते हैं। तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए, मेथड को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, पैनिक मत कीजिए, एनालिसिस के साथ उतरिए। स्विंग ट्रेडिंग अच्छा गेम है, प्रॉफिटेबल गेम है, बस आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और एक चीज मैं बोलना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी एक टिप्स और ट्रिक्स है, मार्जिन को यूज करना सीख लीजिए। मार्जिन के साथ दोस्ती बनाना सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिगिनर्स थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, एटलीस्ट 10-12 स्विंग ट्रेड ले लीजिए, प्रॉफिट कर लीजिए। उसके बाद मेरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला हुआ है, हाउ टू यूज मार्जिन प्रॉपरली फॉर योर बेनिफिट डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा। लेकिन इसको यूज कीजिए, मार्जिन के साथ यूज करना सीख लीजिए। आप फ्यूचर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कैश में ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर भी तो फिर भी ठीक है, कैश में तो बिल्कुल भी स्विंग ट्रेड में मतलब प्रेफर नहीं करता है। एटलीस्ट फ्यूचर या फिर मार्जिन। फ्यूचर में क्या होता है, कभी कभी फ्यूचर में कभी कभी पैसा नहीं होता है। बहुत बार डाइवर्सिफाई फंड करने के बाद अच्छा स्टॉक दिख रहा है, 1,80,000 का फ्यूचर है तो हो नहीं रहा है 1 लाख, तब मार्जिन बहुत बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो मार्जिन का यूज करना सीखिए। यही है टिप्स और ट्रिक्स। पसंद आया, कोर्स पसंद आ रहा है तो जाइए जल्दी से जाके एक बार रिव्यू कर दीजिए, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वर्थ है क्या आपका पैसा जो भी आपसे ले रहा हूं मैं, क्या आपको ये लग रहा है कि ये पैसा आप लोग 2 दिन में कमा लेंगे मार्केट पे, या लग रहा है बस फुद्दू बना रहा हूं मैं। तो जाके कमेंट में जरूर बताइए, रिव्यू दे दीजिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।